भाजपा को वोट देने का मतलब है सत्ता से उन्होंने बहुत बड़ा लाभ लिया। आर्थिक लिया या किस प्रकार से लिया ये वो जानते होंगे। न मतदाताओं के प्रति वफादारी है, न विधायक पद की गरिमा का ख्याल है, न पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब है। क्या रायबरेली के 2027 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार से और खासकर ऊंचाहार विधानसभा में कोई हम देखेंगे प्रतिनिधि? मेरे लिए उतना ही महत्व रखती है जितना कि रायबरेली से कभी डलमो मेरे लिए महत्व रखता था। नए नए दरवाजे खोलने चाहिए, ये तो एक एक करके बंद करती जा रही है। ये तो चाहते ही है देश का करोड़ों नौजवान रोटी के लिए तरसे, भूखमरी के कगार पे आ जाए। हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन देने की चूंकि फॉर्मेलिटी है तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, लेकिन किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायने रखते थे और आज भी मायने रखते हैं। जिस तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य करवट बदल देते थे, राजनीति उधर बदल जाती थी, और आज भी ऐसे ही ताल्लुक रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या यूं कहें केंद्र को भी एक बार हिलाने में अपना वर्चस्व रखते हैं। इस वर्चस्व को ही देखते हुए 2022 के चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद सूबे के हर एक आम नागरिक को चौंका देने वाला निर्णय था। क्योंकि लास्ट मुझे याद है अच्छे से, रायबरेली भाजपा के लिए कैंपेनिंग थी, तब भाजपा में थे और यही आईटीआई ग्राउंड था और मैं भी उसको कवर कर रहा था। उसके बाद अचानक से, चूंकि कहते नहीं कि एक लड़ाई लड़ते हुए एक जनसमूह और खासकर दलित, पिछड़े और शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अपनी पार्टी बनाई और आज एक ठीक ठाक मुकाम पे उस पार्टी को ले आए हैं। और 2027 का चुनाव, चूंकि महज कुछ वक्त रह गया है और आपकी कैंपेनिंग काफी दिन से चालू है, आज फिर आपका दौरा है। आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं सर IBC 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी धरा में है और रायबरेली जहां पे आप बैठे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है आपके लिए शायद जीवन में कभी ना भूलने वाला आपका, और आपने रायबरेली से बड़ी अच्छी जो है पृष्ठभूमि बनाई है सर। तो कैसे देखते हैं सबसे पहले तो रायबरेली को? आपने चूंकि अच्छा खासा समय बिताया रायबरेली में सर। स्वाभाविक रूप से मेरी राजनीति की शुरुआत ही इस रायबरेली जनपद से हुई थी। तो जो मेरी रणभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, स्वाभाविक रूप से उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसके महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए रायबरेली से भी मेरा नाता कुछ ऐसा ही है जो अविस्मरणीय है और राजनीति के किसी भी ऊंचाई तक जाने में रायबरेली की सदैव एक भूमिका रही है। पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। यद्यपि राजनीति में पूरे प्रदेश की करता हूं, लेकिन शुरुआत जहां से हुई है, जिंदगी उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो मेरे मानस पटल में हमेशा रहता है और आगे भी रहेगा। चलिए, ये सवाल मुझे लास्ट में पूछना चाहिए, लेकिन अब इस सवाल से ये सवाल आ गया, सवाल से ही सवाल बनते हैं। एक सवाल और पूछूंगा, क्या रायबरेली में, जैसे आपने कहा कि शुरुआत करी और एंड भी शायद रायबरेली से करेंगे, जब भी, क्योंकि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, तो हम जानना चाहेंगे कि सर क्या रायबरेली के 2027 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार से और खासकर ऊंचाहार विधानसभा में कोई हम देखेंगे प्रतिनिधि? देखिए, पहले चीज तो ये जी कि 2027 में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा जी इस पर अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। जी एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है और इसलिए प्रदेश की हर विधानसभा मेरे लिए उतना ही महत्व रखती है जितना कि रायबरेली से कभी डलमो मेरे लिए महत्व रखता था। उतना ही महत्व मैं प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं को देता हूं, क्योंकि हर जगह बड़े पैमाने पर मेरे कार्यकर्ताओं की
टीम है, चाहने वाले हैं, लोग उतना ही मुझे प्यार करते हैं। प्रदेश के अन्य सभी विधानसभाओं पर, प्रदेश के अन्य सभी जिलों में जितना प्यार मुझे राबड़ी के लोग करते हैं, या जहां से सबसे पहले विधायक बना डलमऊ, जो वर्तमान में ऊंचाहार है, वहां के लोग प्यार करते हैं। तो इसलिए कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा, ये मान लिया जाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं। एक सवाल तीखा होगा आपके लिए, शायद हो सकता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अगर खुल के नहीं बोल रहे हैं अभी, क्योंकि 27 आपने कहा लंबा है, और अकॉर्डिंग टू भाजपा, अकॉर्डिंग टू सपा, अकॉर्डिंग टू अदर पार्टी, क्या स्वामी प्रसाद कम बैक इन भाजपा विलय कर सकते पार्टी? पहली चीज तो ये कि मैंने हमेशा विचारधारा को महत्व दिया। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मनोहर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर काम किया। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समाज की लड़ाई हमने हमेशा लड़ी। इसलिए मेरे लिए पद माने नहीं रखता। विधायक या मंत्री का हमारे सामने कोई माने नहीं है, क्योंकि हमने विचारधारा के लिए कभी बसपा का राष्ट्रीय महासचिव पद, नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, तो कभी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा, तो कभी समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी का पद छोड़ा। यानी लोग पद के पीछे भागते हैं, मैं विचारधारा के पीछे भागता हूं। और इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए जो महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, हम उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो हमारे पास बड़ा लक्ष्य है, बड़ा काम है, तो छोटे काम और छोटे पद हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखते। स्वामी प्रसाद मौर्य से अगर बात करूं तो जो एक्सपेक्टेशन आपके पब्लिक की है, जो आपकी एक अगर बात करें तो फॉलोइंग है, और जो आपके चाहने वाले हैं, वो पूरे प्रदेश में है, और इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरे प्रदेश ने गाली दी जब रामायण जलवाई गई, और जब ऐसी कई चीजें निकल के आई, लेकिन अब उसका वास्तविक क्या रहा वो आपसे बेहतर, और जो हुआ वो आपसे बेहतर, जैसे कहते नहीं मेरे ऊपर बीती मैं ही जानता हूं, तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे कंडीशन पे है कि थोड़ा मेरा तीखा सवाल होगा आपके लिए, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इधर की भी नहीं, उधर की भी नहीं, और आने वाले समय में कुछ ही ना हाथ लगा तो क्या करेंगे? जो स्वयं रास्ता बनाना जानता है जी, उसको इस प्रकार की चिंता नहीं रहती है। ठीक है। अब मैं आपसे, क्योंकि समय का अभाव है, अब आपसे क्या पूछूंगा सर, ऊंचाहार में अभी बहुत ज्यादा प्रदेश में चर्चित रहा, ऊंचाहार से आप, रायबरेली से आप हमेशा से ताल्लुक रखा है आपने, मनोज पांडे विधायक रहे सपा के, आपके साथ में रहे, सपा में आप भी रहे, और बड़ा बढ़ चढ़ के आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमने खुद देखा सर, जहां तक हम पत्रकारिता करते चले, हमने खुद देखा आप एक दूसरे के रहे सपोर्ट में सर। आज भाजपा में जाना और कहीं ना कहीं सपा का निष्कासित कर देना 3 विधायक को, कैसे देखते हैं? और अब इस पे आपकी क्या टिप्पणी, स्पेशली मैं आपसे पूछूंगा ऊंचाहार पे, इस पे क्या टिप्पणी जो सपा ने निकाला है? ये पहली बात तो ये कि पार्टी का विद्रोह कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, ये इस बात को जाहिर करता है कि ऊंचाहार के विधायक ने अपना ईमान बेचा, 4 लाख मतदाताओं के सम्मान को बेचा, विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा को बेचा। तो इसे कोई भी सही नहीं कह सकता है। भाजपा को वोट देने का मतलब है सत्ता से उन्होंने बहुत बड़ा लाभ लिया, आर्थिक लिया या किस प्रकार से लिया ये वो जानते होंगे। रही बात समाजवादी पार्टी ने 1 साल बाद उनको पार्टी से निकाला, तो इसका मतलब है जो काम तत्काल करना चाहिए 1 साल बाद क्यों? लगता था कि समाजवादी पार्टी के नेता बाढ़ जो रहे थे, हो सकता है गलती मान करके फिर वापस आ जाए,
हाँ, उन्होंने लिखा भी था कि हमने टाइम दिया था किसका। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अधकचरे दिमाग के लोग, जिनका न मतदाताओं के प्रति वफादारी है, न विधायक पद की गरिमा का ख्याल है, न पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं कुछ भी कर सकते हैं। हम समझते हैं इसका बेहतर जवाब वो देंगे। रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने, सपा के कार्यकर्ताओं ने खासकर मनोज पांडे को खुली चुनौती दी है 2027 में अगर उपचुनाव होता है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर उपचुनाव होता है तो पहली बात तो चुनाव का प्रश्न इसलिए नहीं उठता जी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक सत्ता समाप्ति के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही या प्रार्थना पत्र नहीं दिया। तो जब उन्होंने सत्ता समाप्ति के लिए कोई पत्र ही नहीं दिया तो सत्ता जाएगी कैसे? इसलिए समाजवादी पार्टी भी आज के समय में भाजपा की पूरक बन गई है। समाजवादी पार्टी वही करती है जो भाजपा चाहती है। जैसे अभी 27,764 स्कूल बंद होने के कगार पे आए, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी को स्कूलों को बचाने के लिए मैदान में आना चाहिए था। ऐसा न करके मौन रही, और अभी जब स्कूल खुले तो उस विद्यालय में झंडा फहराने चले गए जिस विद्यालय को मर्ज किया गया था जूनियर हाई स्कूल में। इसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के इस एजेंडे को उन्होंने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब अब सपा जो चल रही हो भाजपा के उस पे स्वाभाविक रूप से अभी उसके कार्य इस तरह से बता रहे हैं, और ये बड़ा स्टेटमेंट है आपको। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरे प्रदेश की जनता, शिक्षक, स्कूल के कर्मचारी, इस बच्चों के अभिभावक ये चाहते थे कि बड़ी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी को सड़क पर उतारना चाहिए था, नहीं आई, और उस विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मुझको मैदान में उतरना पड़ा। और हमें अभी भी विश्वास है कल 8 जुलाई को पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर हमारी पार्टी का धरना होने जा रहा है। आज नहीं तो कल सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि 27,764 स्कूल बंद होने के कगार पर है। यद्यपि 5,000 पहले थोक में पहले उसमें लिए जा रहे हैं, लेकिन 27,764 स्कूल में लगभग 13 लाख बच्चे प्रभावित होने जा रहे हैं। इसके पहले, एक साल पहले, ये 28,000 स्कूल बंद कर चुके हैं। यानी जो 28,000 स्कूल बंद हुए प्राइमरी, उस 28,000 स्कूल के हेडमास्टर के पद मारे गए, यानी 28,000 पद खत्म। बड़ी मुश्किल से पद सृजित होता है। 28,000 स्कूल पद खत्म हो गए क्योंकि प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में मर्ज हो गए, और आज फिर 27,764 बंद होने जा रहे हैं। इन गांव के स्कूल में कौन पढ़ता है? गांव का किसान, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, या गरीब किसी भी समाज का हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बच्चे गरीब घर के पढ़ते हैं। और अगर एक विद्यालय में 50,000 का ही औसत मान ले, मिनिमम 50 का है नामांकन का, तो 27,764 गुणे 50 लगभग 13 लाख बच्चे होते हैं। 13 लाख बच्चों की शिक्षा खत्म होने जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, 6 साल से 14 साल के बच्चे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। जब अपने गांव में स्कूल है तब तो चले जाते हैं, मिड डे मील के नाते चले जाते हैं, नजदीक के नाते चले जाते हैं, अभिभावक भी कह देता जाओ स्कूल चले जाओ, घर के पिछवाड़े स्कूल है, पहुंच जाता। आज उसी पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और याचिका खारिज कर दी है, सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जाके पैर न फटी बवाई ऊ का जाने पीर पर आई। गांव के गरीबों का दर्द जो नहीं जानता है वो मलहम भी नहीं लगा सकता है। यद्यपि अभी डबल बेंच में जाने की लोग तैयारी कर रहे हैं, यहां से बात नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन
आज जो भी हुआ है, जनहित का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। न्यायपालिका के दरवाजे अभी भी खुले हैं, ये अंतिम फैसला नहीं है। इसलिए जहां 13 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है, लोग न्यायपालिका का दरवाजा अभी भी खटखटाएंगे। निर्णय की प्रतीक्षा में आगे भी उनको विश्वास है, याद नहीं तो कल निर्णय उनके पक्ष में आएगा, उसका इंतजार कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज इन 27,764 स्कूलों में 13 लाख बच्चों के अतिरिक्त लगभग 55,000 रसोइये की सेवा प्रभावित हो रही। शिक्षा मित्र का पद स्थानांतरण से मुक्त है, उन शिक्षा मित्रों का क्या होगा? और जब ये स्कूल ही खत्म हो जाएंगे तो इन स्कूलों के सृजित पद भी अपने आप मर जाएंगे। तो इससे सरकार जहां नौजवानों को नौकरी देने के लिए नए नए दरवाजे खोलने चाहिए, ये तो एक एक करके बंद करती जा रही है। ये तो चाहती है देश का करोड़ों नौजवान रोटी के लिए तरसे, भूखमरी के कगार पे आ जाए, जैसे कि 5 किलो 10 किलो चावल पर उसका गुणगान करे, उसका जिंदाबाद बोले। वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज बदहाली के दौर से पूरा देश गुजर रहा है। ये ताजुब की बात है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ परिवार ऐसा है जिसकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। अब जिसकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पे चलती हो, ऐसे 80 करोड़ परिवार के लोग क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय भेजने का सपना देख सकते हैं? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, जज या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख सकते हैं? तो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को कंगाल बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, और साथ ही साथ देश के नौजवानों को सरकारी सेवाओं से वंचित करके उनको भी दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 62,244 अभी नियुक्ति पत्र दी है केंद्र के गृह मंत्री ने लखनऊ में आकर के, उस पर क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी थी। आपसे एक सवाल है मेरा ये पर्सनली, 5 साल में 10 साल में अगर एक बार नौकरी का इन्होंने बांट दिया तो क्या लाखों करोड़ों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी क्या? ठीक है। अब आपसे एक तरीके से, अब आपसे एक सवाल और, ठीक है इस पे हो गया। अब आपसे एक सवाल और कि सूबे की सरकार में, और खासकर मैं रायबरेली की बात करता हूं, रायबरेली में लगभग 20 दिन के अंदर तीसरा कत्ल हुआ है। खीरों में हुआ, पत्नी एडमिट है एम्स में, वो डबल मर्डर हो सकता था लेकिन पत्नी एडमिट है, अभी वो बची है, 2 बच्चियां। आज एक पूर्व विधायक भी निकल के आए और उन्होंने बच्चों के नाम से एफडी भी करी है, बड़ा सराहनीय काम रहा। और अभी कल जो है थाना चंदापुर में एक हत्या हुई जिसमें आज निलंबित हुए थाना इंचार्ज, कप्तान ने किया। और उसके बाद खीरों में ही दलित महिला को पीट पीट कर मार दिया गया, आपके नॉलेज में होगा। ये तीसरी हत्या है 20-25 दिन के अंदर रायबरेली की, वो किसी भी मोटो से हो लेकिन हत्या है। इस चीज को सरकार के और भी कई ऐसे जगह वीडियो वायरल होते हैं। मैंने आपका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था अभी जल्दी में बाराबंकी में, किसी भाजपा के कोई नेता के साथ आपका ऑडियो, वो एआई था क्या था मुझे नहीं आया, नो आइडिया, बट आपका वो ऑडियो था। मैं भी चूंकि मीडिया से तो मेरे पास भी आया तो मैंने भी सुना। एक तो उस पर आपका जाना, दूसरा इस पे कैसे देखते हैं कि ये लगातार ऐसी चीजें हो रही है? देखिए, वर्तमान में पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सत्ता के संरक्षण में उनको पनाह मिल रहा है। यही कारण है कि कानून का हाथ ऐसे अपराधियों के गिरेबान तक नहीं पहुंच रहा है, उनके हौसले बुलंद है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी रोका जा रहा है न्याय की लड़ाई में, बाराबंकी में आपका ऑडियो वायरल हुआ। ये क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं रोजनामचा में आ चुकी हैं। ये तो आपने राबड़ी की घटना बताई थी। अभी परसों बलिया में 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई, लाश चावल में फेंक दिया गया। देवरिया में एक पेशेवर की लड़की के साथ
बलात्कार हुआ, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और उसके बाद उसको ही मार करके फेंक दिया गया। अभी आपके इसी बगल कौशाम्बी में पाल समाज की 5 साल की बेटी के साथ दुराचार की घटना हुई। उल्टे सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों अपराधी को बचाने के लिए मैदान में उतर गए। नहीं, हर पार्टियां मैंने देखा कि राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, और वो कहीं भी कुछ भी हो तो वो हर विभाग कोई संगठन हो वो राजनीति की रोटियां सेक तो रहा है। इसी प्रकार से आज भी अभी आपके कानपुर घाटमपुर में मात्र 2.5 साल की बच्ची के साथ दुराचार घटना हुई। हाईलाइट अस्पताल में 10 दिन तक बेहोशी हालत में सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति को जो है बढ़ावा जीरो टॉलरेंस केवल मोदी जी की हवाई फायरिंग होती है। वो किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, इसके नीचे वो बात नहीं करते हैं, जमीन पर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। हवाई फायरिंग के अलावा योगी जी के पास कुछ नहीं है। योगी जी जिस दिन वो मुख्यमंत्री हैं, जिस दिन कसम खा लें कि वाकई में जीरो टॉलरेंस वर्क फील्ड में दिखाई पड़ेगा, ये सारी घटनाएं अपने आप रुक जाएंगी। लखनऊ में दौड़ा करके गोमती नगर में गोली मारी स्कॉर्पियो से, मैंने देखा कई ऐसी घटनाएं। बाराबंकी में आपको जाने से जब आप गए तो आपके विरुद्ध हो सकता है ये क्या हो मुझे नहीं पता, आपके विरुद्ध एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में अपराध करना अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि भाजपा परमानेंट सरकार नहीं रहेगी। इसीलिए मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, संयम और कानून का सम्मान करें। अगर कानून को आज आप तोड़ोगे तो आने वाले लोगों की वो नजीर बनेगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति न पैदा करें कि पूरा प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो जाए। कानून की हनक रहनी चाहिए, कानून की हनक रहेगी तभी अमन चैन रहेगा, और जिस दिन कानून की हनक गायब हो जाएगी वाकई में जंगल राज जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, रायबरेली आए हैं और खासकर रायबरेली नहीं उत्तर प्रदेश से भी और रायबरेली से भी पूछना चाहूंगा, अंतिम आपका क्या संदेश होगा इन अपने चाहने वालों के लिए, अपनी पब्लिक के लिए? स्वयं प्रसाद मौर्य का रायबरेली के वासियों के लिए क्या संदेश होगा और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए? आज पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत समस्या है सरकार की गलत नीतियों से लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहा है, महंगाई से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है, गरीबी इस खतरनाक मोड़ में पहुंच चुकी है कि 80 करोड़ परिवार आज 5 किलो 10 किलो चावल पे आके लटक गया है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी किसानों को सरकार आज तक लाभ नहीं दे पाई। यहां तक कि न्यूनतम समर्थन की मूल्य मांग को लेकर के 3.5 साल से दे रहे धरना किसानों की बात तक अनसुनी कर दी गई। छुट्टा जानवरों से किसान की फसल चर की चौपट कर दी जा रही, उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। गांव के 27,764 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, इससे 13 लाख बच्चों प्रभावित होने जा रहे हैं, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षण कार्य निःशुल्क अनिवार्य सरकार को कराना सुनिश्चित करना चाहिए। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव गरीब मजदूर किसान के बेटों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एक और उत्तर प्रदेश में मद्यालय खुल रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं, और सबसे बड़ी विडंबना, अगर मॉडल स्कूल खुल रहे हैं तो मॉडल वाइन शॉप भी खुल रहे हैं। अगर कंपोजिट स्कूल बन रहे हैं तो कंपोजिट वाइन शॉप भी हो रहे हैं। यानी योगी सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है जो स्कूल बंद करके, विद्यालय बंद करके चट्टी चौराहे पर शराब की दुकानें खुलवा रही है, स्कूल बंद करवा रही है, शराब की दुकान खुलवा रही है, जो सरासर अन्यायपूर्ण है। इसका मैं विरोध करता हूं। और वहीं पर दूसरी ओर विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले मोदी जी देश बेच रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी बड़ी संस्था अब तक बेच दिए हैं, अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, देश का दुर्भाग्य है। इसलिए आज अगर देश को बचाना है, प्रगति के पथ पर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, देश के नौजवानों को रोजगार दिलाना है, गरीबी पर प्रभावी अंकुश लगाना है, महंगाई रोकना है,
किसानों को लाभकारी मूल्य देना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका सीधे सीधे कहना है कि गरीबी, जंगल राज और भी जो अनुचित चीजें हो रही है भाजपा की तरफ से वो अक्षम्य है और उनको हटाने के लिए, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी उन्होंने बातें रखी। और जिस तरीके से कहा, एक बड़ा सवाल, और ये बड़ा सवाल है क्योंकि मीडिया पे बार बार सरकार से पूछती है, कंपोजिट स्कूल बनाने का दावा और कंपोजिट शराब की दुकान, दोनों में बड़ा फर्क है। और ये नेता है, ये शायद कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा भी सवाल है कि आपने ये दावा किया है और ये बड़ा सवाल एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। इस पे सरकार को, सरकार के हुक्मरान को सोचने की जरूरत है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।